नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, हम लोग साइंस का महासंग्राम आपके हर एग्जाम के लिए पर डे रात के 8 बजे से 9 बजे ले आ रहा हूं, और वो भी बिहार के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। जैसे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 है, या फिर इन सेकंड फेज है, या फिर आपका बिहार दरोगा के एग्जाम है, बिहार पुलिस के एग्जाम है, बीपीएससी के एग्जाम है, बीएसएससी के एग्जाम है। इन सारे एग्जाम को टारगेट करके बिहार में अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चन को मैंने एक कंपाइल करवाया, और उसके जितने भी कॉमन सवाल हैं, जितने भी मॉडरेट सवाल हैं, जितने भी टफ सवाल हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लाने का मैं प्रयास पर डे करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत ज्यादा फायदा कर रहा होगा। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त को भी एक अच्छे साइंस शिक्षक से रेगुलर क्लास मिल सके, और वो भी फ्री में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। हर एक क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और ना लाइक करने में आपको पैसा लगता है, ना ही कमेंट करने में, और ना ही शेयर करने में। यदि मैं आपकी मदद करता हूं तो आप भी मेरी मदद करें, इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। क्लियर बाबू? चलिए तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। हर एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हाँ मेरे दोस्त, ये पहला सवाल क्या कहता है, तो गौर से इस सवाल को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है। यानी कोई भी प्लांट्स जो है, कोई भी पेड़ पौधा जो है, उस पेड़ पौधे के टेम्परेचर नियमन, तापमान नियमन का मतलब होता है जो उस पेड़ पौधे के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मतलब टेम्परेचर अप हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, उन सारे चीज को जो मेंटेन करने का काम करता है, यानी उस प्लांट्स के तापमान को जो नियंत्रित करने का काम करता है, ऐसी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो आपका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। यानी आपका प्लांट्स जो है, जैसे सपोज करेंगे ये आपका प्लांट्स है। अब ये प्लांट्स की जो लीफ होती है, तो आप गौर करेंगे उसकी लीफ यानी पत्तियां जो हैं, उसकी पत्तियां जो इस तरह से होती है, तो उसकी पत्तियां मेरे दोस्त नुकीली होती है। ये पार्ट्स नुकीली होता है, और इसी से क्या होता है पता है, इसी से पानी जो है वो टप टप करके नीचे गिरती है। नहीं, मान लिया जाए मेरे दोस्त कि ये आपका प्लांट्स है, तो इसकी जो पत्तियां होती है, इसके ये पार्ट्स काफी नुकीले होते हैं, और इस पार्ट से ही क्या होती है, पानी बाहर निकलती है। तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर जो इसमें आता है इसको ये बाहर निकाल देता है। और जरी क्या करती है, अपने भोजन को बनाने के लिए मिट्टी और खनिज लवण से जल को एब्जॉर्ब कर लेती है। जरी क्या करती है, मिट्टी और खनिज लवण से क्या करती है, वो पानी को या खनिज लवण को एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर ये एक्स्ट्रा को निकालती है। तो इस तरीके से वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे प्लांट का टेम्परेचर जो है, पौधों में आपका तापमान जो है वो लगातार नियमन होते रहता है, अर्थात मेंटेन रहता है। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो आपका आंसर जो है वाष्पोत्सर्जन हो गया। अब है कि सर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ये एक वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से प्लांट को भोजन मिलता है। यानी प्लांट जो अपना भोजन तैयार करता है, प्लांट जो भोजन करता है वो किसके माध्यम से करता है, तो वो आपको फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, यानी पेड़ पौधे के भोजन का जो साधन है वो किसके माध्यम से होता है, तो प्लांट्स का जो भोजन का साधन है वो आपको फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, अर्थात वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। क्लियर बाबू? कोई कंफ्यूजन? अवशोषण में क्या होगा कि प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है, अर्थात खनिज लवण को एब्जॉर्ब करता है, जल को एब्जॉर्ब करता है, अर्थात ये अवशोषण की घटनाएं जो होती है वो आपको जड़ के माध्यम से, किसके माध्यम से भाई, तो अवशोषण की घटनाएं प्लांट्स में जो होती है वो आपको जड़ के माध्यम से। और मूल दाब का मतलब होता है रूट प्रेशर, अर्थात जड़ पर जो प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से मिनरल्स जो है वो ऊपर जा पाता है, वाटर ऊपर जा पड़ता है, उसको रूट प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट की थी। बक्सर की धरती से, विश्वामित्र की धरती से प्रणाम। खुसरो बाबू, रेलवे का न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, इसके लिए मैंने ट्विटर कैंपेन की जो बातें कही थी, आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है इस ट्विटर कैंपेन में जरूर भाग लेंगे। कल ही आपका जो है 11 बजे से
ट्विटर कैंपेन है, रेलवे न्यू वैकेंसी के लिए मैंने वीडियोस भी बना दी है, आप उस वीडियोस को देखें और उस वीडियोस को शेयर जरूर करें। रेलवे की न्यू वैकेंसी के लिए मैंने ट्विटर कैंपेन की आगाज किया है, भारत के सभी शिक्षकों ने मिलकर आगाज किया है। कल है दिन के 11 बजे, तो आप सभी लोग इस ट्विटर कैंपेन में भाग लें, आप सभी लोग उस वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके दोस्त तक वो वीडियोस पहुंच सके और वो भी ट्विटर कैंपेन कर सके। क्लियर बाबू? चलिए, सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। सभी लोग अच्छे तरीके से जो है इस पूरी सेशन को बढ़िया से देखिए, लाइक और कमेंट करते जाएंगे और नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मेरे दोस्त। क्लियर ना? और हमारी जो टेलीग्राम है ये राहुल सावरना जीएस के नाम से, हमारी टेलीग्राम जो मेरे दोस्त है ये राहुल सावरना जीएस के नाम से, तो आपके राहुल सावरना जीएस के नाम से हमारी टेलीग्राम है। यदि आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपको पर डे जो है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का या बिहार स्पेशल या करंट का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिससे मैक्सिमम सवालें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वैसे क्वेश्चंस का, वन लाइनर्स का, वैसे कलेक्टिव डाटा का जो है उसमें आपको पीडीएफ मिलती है इस टेलीग्राम के माध्यम से। तो वहां से आप अपनी तैयारी को मतलब और भी इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आपका तैयारी बेहतर हो सकेगा और आप रिजल्ट तक जा सकते हैं। तो किसी भी स्थिति में यदि आपको अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारियां भी लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप हमारी टेलीग्राम राहुल सावरना जीएस को जो है जरूर ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर बाबू? चलिए, और बहुत जल्द जो है हम उस पर एक टेस्ट लाने वाले हैं जिसमें जीके का क्विज चलेगा, साइंस का क्विज चलेगा, उस टेस्ट को भी आप लोग देंगे। बहुत जल्द हम अपने टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था करने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। क्लियर ना बाबू? चलिए, अगला सवाल कहता है कि अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए, अल्कीन जो है ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। ये क्या भाई? तो ये एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब ये हाइड्रोकार्बन में हम आपको बताए थे कि 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितना प्रकार का होता है भाई? तो हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है अल्केन, दूसरे को कहा जाता है अल्कीन और तीसरे को कहा जाता है अल्काइन। तो ये 3 प्रकार के आपका हाइड्रोकार्बन होता है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है भाई? तो CnH2n+2। अल्कीन का क्या होता है? तो CnH2n। अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। तो ये क्या है कि ये जो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसका ये सामान्य सूत्र है। तो इसमें किसके बारे में पूछा गया? तो एल्कीन के बारे में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? CnH2n, यानी ऑप्शन नंबर ए। पक्का ना बाबू? कंफर्म हो गए? कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करते हैं 100% जो है ये सारी सवालें जो है वो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। यदि हो गया तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त को भी ये चीज सीखने को मिले, ये चीज देखने को मिले। और लास्ट क्वेश्चन तक आप लोग मेरे साथ लाइव में जरूर बने रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा और अंतिम प्रश्न तक जो है वो आप मेरे साथ रहे। आगे बढ़े भाई, चलिए। अगला सवाल का आता है कि निम्नलिखित चित्र में इस फिगर को आप गौर से देखेंगे, ये पिक्चर जो बनी हुई है गौर से देखेंगे और ये बहुत ही ज्यादा, इसको कह सकते हैं आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर सवाल है। एकदम गौर से समझिएगा। ये सवाल क्या कहता है? गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग है, एकदम बहुत अच्छी बात है। आप लोग यदि आंसर जानते हैं तो आप लोग आंसर भी कमेंट जरूर करें, आप लोग आंसर कमेंट जरूर करें। देखिए, कहता है कि निम्नलिखित चित्र में दिया गया एक पिक्चर आपके सामने है। कहता दिए गए चित्र में दाएं जो है, यानी आपका राइट साइड में क्या कहता है? ये कह रहा है कि राइट साइड में क्या है कि मानव का ब्रिक, ब्रिक का मतलब समझते क्या होता है? ब्रिक को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं बाबू? ये आपका किडनी। तो ये आपसे किडनी के बारे में कह रहा है, ये आपसे वृक्क के बारे में कह रहा है। गौर से समझिएगा कि मानव वृक्क को दर्शाया गया है, मूत्रवाहिनी किस बिंदु पर वृक्क से बाहर निकलती है। ये किसके बारे में पूछा? मूत्रवाहिनी के बारे में पूछा, यानी आपसे यूरेटर के बारे में पूछा था, मूत्र नलिका के बारे में पूछा था कि बताइए कि मूत्रवाहिनी जो है वो किस बिंदु पर वृक्क से बाहर निकलेगा। तो आप इस क्वेश्चंस के जो पिक्चर्स हैं इसमें आपका जो मूत्रवाहिनी होगा
वो यहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा। और यहां पर कौन सा पॉइंट्स है, तो यहां पर आपका दूसरा पॉइंट्स है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट 2, यानी बिंदु 2 जो है वहां से क्या होगा, आपका मूत्रवाहिनी निकलेगा। यहां से क्या होगा भाई, तो आपका मूत्रवाहिनी निकलेगा। उसको सही कर दीजिए, क्या स्कैनिंग मार रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी। क्लियर हो गया ना, कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल कहता है कि तत्वों को उसके डैश के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, यानी जितने भी एलिमेंट्स ज्ञात किया गया है अब तक जितने भी एलिमेंट्स को ज्ञात किया गया है, तो सवाल ये आपसे कहता है कि अभी तक जितने भी एलिमेंट्स को ज्ञात किया गया है उसको जो एक पीरियडिक टेबल में एडजस्ट किया गया, अर्थात एक पीटी बनाया गया, आवर्त सारणी बनाया गया, तो कहता है कि उस आवर्त सारणी जो है वो आपका पीरियडिक टेबल जो है, उस पीरियडिक टेबल में किस बेस पर, अर्थात किस आधार पर उसको एडजस्ट किया गया है, किस आधार पर उसको बनाया गया है, इस पॉइंट्स के बारे में पूछा। तो इसमें उसका जो बेस था जिसके आधार पे उसको तैयार किया गया था, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों के आधार पे, यानी आप कह सकते हैं उसका भौतिक और रासायनिक गुण, यानी भौतिक और रासायनिक इन दोनों गुण के आधार पर किया गया है, उसको तैयार किया गया, यानी उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जो है उसको वर्गीकृत किया गया था। अर्थात यहां पर लिखा है भिन्न संयोजकता के आधार पे, नहीं भाई, भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्म के आधार पे, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस आधार पे, तो अलग अलग प्रकार के फिजिकल प्रॉपर्टी और अलग अलग प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जो है जितने भी एलिमेंट्स को ज्ञात किया गया था उन सब को एक निश्चित ग्रुप में, एक निश्चित पीरियड्स में बांटा गया, था उससे मिलाकर क्या किया गया, एक आवर्त सारणी जो है वो उसको तैयार कर लिया गया। क्लियर भाई, चलिए तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। कोई कंफ्यूजन, चलिए तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ये रंज ए दे रहे हैं, ए नहीं बाबू, इसका आंसर बी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, बी। एकदम कंटिन्यू एक एक सवाल को समझते हुए आप लोग आगे की ओर बढ़े। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो एक हमेशा याद रखिएगा कि सफलता चाहने से नहीं मिलती है, सफलता मांगने से नहीं मिलती है, सफलता जीत की जिद करने से मिलती है, सफलता मेहनत से मिलती है, और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए उठो जागो और संघर्ष के मैदान छोड़ मत भागो और मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि सफलता खुद शोर मचा देगी। इसलिए मेरे दोस्त उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से लगातार इस क्लास को देख रहे होंगे, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतर क्लास है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए, यदि डेली आप 20 क्वेश्चन सीखते हैं तो ये सिर्फ 20 नहीं, इसके माध्यम से आप कम से कम 50 क्वेश्चन सीख कर जाते हैं, और आपके एग्जाम का में पूछा जाने वाले ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस का कलेक्शन रहता है। इसलिए आप लोग इसको कंटिन्यू लगातार देखते रहें। जरूर से ट्वीट करेंगे, अच्छा कल ट्विटर कैंपेन है उसकी बात कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े। आप लोग बिल्कुल एकदम लाइक और कमेंट करने में कोई कोताही मत कीजिए, लाइक और कमेंट आप लोग लगातार करते रहें और कंटिन्यू बने रहें। अगला सवाल देखिए क्या कहता, 5वां कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रकाश की पहचान कीजिए। नहीं, प्रकाश निवाल होना चाहिए, प्रकार होना चाहिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की प्रकाश निवाल को प्रकार, विभिन्न अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स के बारे में पूछ रहा था कि ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन है, उस रिएक्शंस के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था। अब देखिए कहता है कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो है, ये जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, यहां पर तीर का निशान हो जाएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है बाबू, एरो डाल देंगे। तो कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है और सोडियम नाइट्रेट भी बनता। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड जो है यहां से ये क्लोरीन गायब हो जा रहा है, और ये सिल्वर नाइट्रेट से ये नाइट्रेट गायब हो जा रहा है। ये चल आ रहा है किसके साथ भाई, तो ये चला आया आपको सोडियम के साथ, ये सोडियम के साथ कौन चला आया, तो NO3, और Cl किसके साथ चला गया, तो Ag के साथ। तो इस तरह आपने क्या देखा कि एक कंपाउंड से जो है एक एलिमेंट्स बाहर निकल गया,
और फिर उधर आपने क्या देखा कि दूसरा जो कंपाउंड्स था उससे भी एक एलिमेंट्स बाहर निकल गया और वो पहले वाले पे गया। तो एक से निकलकर वो दूसरा पर चला गया और दूसरा से निकलकर पहले वाले पर आ गया। तो इसमें क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो हुआ एलिमेंट्स का, लेकिन दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस रिएक्शन को आप क्या कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा ऑप्शन में है क्या, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है ये ऑप्शन नंबर ए में है। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ये आंसर हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर क्या दोगे भाई, ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन, इसका आंसर हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ध्यान से इसके डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करता है और दोनों कंपाउंड से एक एक एलिमेंट्स का जो है डिस्प्लेस हो जाता है, यानी पहला कंपाउंड से डिस्प्लेस होकर दूसरा पे और दूसरा पहला पे आ जाता है। तो इस तरीके से डिस्प्लेस करके जब वो चीजें मतलब एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करवाती है तो उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यदि एक सिर्फ डिस्प्लेस होता तो एकल विस्थापन कहलाता, दो का डिस्प्लेसमेंट हो गया तो द्विविस्थापन हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर भाई, आगे बढ़े। अगला सवाल कहता है, क्या है भाई, ए नंबर। चलिए अगला सवाल कहता है कि डैश अत्यधिक उच्च विद्युत धारा के प्रभाव को रोककर परिपथ और उपकरणों की सुरक्षा करता है। कहता है डैश अत्यधिक उच्च विद्युत धारा को, मतलब हाई इलेक्ट्रिक करंट जब फॉलो होता है तो कहता उसके प्रभाव को रोकता है, यानी उसको रुकावट करता है, परिपथ और उपकरण को सुरक्षा करता है। यानी उसके लिए हम लोग क्या करते पता है, उसके लिए हम फ्यूज लगाते हैं। जो हाई वोल्टेज आती है, यानी उच्च इलेक्ट्रिक करंट का जब फॉलो होता है तो उच्च करंट को फॉलो को रोक देता है और आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है या अदर जो मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसको सुरक्षा पहुंचाता है। ऐसा डिवाइस आपके घर में कौन सा रहता है, तो उसको लोग फ्यूज बोलते हैं। पता है क्या, और फ्यूज तार किसका बना पता है, वो आपको निकेल और ये सॉरी निकेल बोलते हैं, ये सीसा और टीन का बना हुआ एक मिक्स धातु होता है। वो काफी घटिया क्वालिटी की धातु से मिक्सिंग से बनता है। वो काफी पतली होती है, जिसका प्रतिरोध तो बहुत उच्च होता है लेकिन गलनांक बहुत निम्न होता है। अतः ये क्या होता है, आसानी से गल जाती है और गलकर आपके घर के सारे मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है उसको सुरक्षित करता है। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है ये फ्यूज तार हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, पक्का ना। यदि ये सारे सवाल आपको समझ में आते हैं और ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करने में कोताही मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि ना तो लाइक करने में पैसा लग रहा होगा और ना ही कमेंट करने में। तो लाइक और कमेंट आप लोग करते जाइए। यदि आप इसकी आंसर को जान रहे हैं तो आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए। आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते, ये गलत बात है। यदि आप इसका आंसर जानते तो कमेंट कीजिए और नहीं जानते तो सीखिए, और जब याद हो जाता समझ जाते हैं तब जाकर आंसर कमेंट जो है आप लोग कीजिए। क्लियर ना, क्वेश्चन समझने के बाद भी आंसर कीजिए। वफरिंग हो रहा है सर, हेलो हेलो हेलो, वफरिंग नहीं होनी चाहिए, एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो भाई। चलिए तो ये क्लियर हो गया, तो आपका आंसर हो गया फ्यूज। अगला सवाल कहता है गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। अब देखिए कोई गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए अपने भोजन के रूप में, उसका आहार मैक्सिमम क्या है। इसके लिए क्या है कि उसका जो मतलब ये एक गाइडर है जो उसको गाइड करता है, वो गाइडर के द्वारा बताए गए भोज्य पदार्थ को यदि वो ग्रहण करता है तो समझिए वो गर्भवती महिलाओं के लिए वही बैलेंस डाइट का काम करता है। यदि वो अपने मन से कोई चीज बहुत ज्यादा यूज कर लेता है या कोई चीज बहुत कम यूज कर लेता है तो फिर उसके लिए काफी परेशानियां हो सकती है। तो अब कहता है घी से भरपूर आहार यदि वो लेगा तो गर्भवती महिला को पता है क्या होगा, उसकी बॉडी में इतनी हीट मतलब हो जाएगी कि बच्चे जो हैं क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता है। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार यदि वो लेगा
और उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, फिर बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। तो वैसे वो भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? तो आहार विशेषज्ञ, यानी जो आहार विशेषज्ञ है, जो उसका गाइडर है, जिसको फूड के बारे में बेसिकली काफी नॉलेज है, उस विशेषज्ञ द्वारा जो निर्धारित विशेष आहार है, जो निर्धारित किया गया है, यदि वो आहार उसको मिलता है तो उसके लिए सफिशियंट है और ज्यादा बेहतर भी है। अन्यथा अदरवाइज जो है महिलाओं को परेशानी भी हो सकती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। क्लियर भाई? चलिए अगला सवाल कहता है कि लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से कौन था? यानी मेंडल जो है जो ये हाइब्रिड के बारे में मेंडल ने बताया, यानी जो निम्न किस्म के बीज में उन्नत किस्म के बीज को डालकर उसको जो डेवलप किया गया, उसको काफी उन्नत बनाया गया। इस पर जो मेंडल के द्वारा वर्कआउट किया गया है, मेंडल के द्वारा काम किया गया है, उसमें से कौन उसकी सफलता का एक राज है? तो आप इसकी ऑप्शंस को देखेंगे तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि वह वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षित थे, बिल्कुल नहीं। और उन्होंने विकासवादी प्रक्रियाओं को अपनाने का ज्ञान उपयोग किया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की, ये बिल्कुल सही है। इन उन्होंने क्या किया? संतति जो है, इन लक्षण जो हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले, इस तरह के लक्षण को वो क्या किया? संख्यात्मक रूप से काउंट किया, जिसके आधार पे इजिली ये मतलब डिसाइड हो पाया कि मतलब कितना परसेंट जो है कौन गुण गया है, नहीं गया, इसके बारे में। तो आपका आंसर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को भी? चलिए आगे बढ़े। पक्का ना सी आंसर? रंजन कुमार जी का बिल्कुल आंसर सी है। आप लोग जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं या बाद में भी आप देखते हैं, तो जब तक हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तब तक आप लोग आंसर कमेंट जरूर किया कीजिए। देखिए होता क्या है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास को, यूट्यूब की क्लास को फ्री क्लास समझते हैं। आप इस क्लास को फ्री क्लास कभी नहीं समझे मेरे दोस्त, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी फ्री वाली क्लास नहीं है। ये क्लास वो है जो आपको रिजल्ट तक पहुंचा सकती है। आप विश्वास करें, यदि आप में या आपके दोस्त में एक अच्छे साइंस शिक्षक की खोज होगी तो यकीन कीजिए हम पर जाकर खत्म हो जाएगी। और विश्वास कीजिए इतने बेहतर क्वेश्चंस का कलेक्शन आपकी, खास करके बिहार के एग्जाम के लिए जो मैं आपको दे रहा हूं, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। और बीएसएससी स्पेशल के लिए मैं आपको छठ पूजा के बाद एक महा मैराथन लाऊंगा। मैंने हर एग्जाम से पहले एक महा मैराथन लाते हैं, और वो क्लास इतनी बेनिफिशियल होती है बच्चों के लिए कि सिर्फ मैराथन की वन लाइनर्स वाली क्लास को जो स्टूडेंट्स रिवीजन करके जाते हैं ना, वो मैक्सिमम सवाल बना कर आते हैं। आप मेरा महा मैराथन देख लीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी मैंने दिया था, बीपीएससी के लिए दिया था मैंने, फिर आपको ये बीएसएससी का जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम था उसके लिए दिया था। और वो क्लास को 3 से 4 घंटे का महा मैराथन होगा। उस 4 घंटे की क्लास को जब देख लेंगे ना मेरे दोस्त, तो आपको मोबाइल बंद करने का मन ही नहीं करेगा। जब तक गर्लफ्रेंड का फोन ना आ जाए तब तक आप उस वीडियोस को बंद नहीं कर सकते हैं, इतना चैलेंज है। तो आप जो हमारी चैनल्स के महा मैराथन हैं, आपके अलग अलग एग्जाम के लिए, साइंस का हो या स्टैटिक का हो या अदर कोई सब्जेक्ट का हो, आप उस सब चीजों को रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए। और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, मैं हर एग्जाम का स्पेशल महा मैराथन 4 घंटे 5 घंटे का जो भी संभव हो सकता है मैं लाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल्स को इस तरीके से दुलार और प्यार दीजिए ताकि मैं आपके साथ लगातार बना रहूं। और आप लोग यकीन कीजिए कि रेगुलर यदि आप टाइम से लाइव आते हैं 8 बजे से 9 बजे, आप मेरे साथ रहते हैं, हमारे चैनल्स पे अच्छे से क्लास करते हैं, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसलिए आप लोग, बफरिंग तो नहीं हो रहा है, पता नहीं आप लोग को के लिए नेटवर्क इश्यू हो सकता है वहां, यहां तो अच्छे से चल रही है क्लास, बफरिंग तो नहीं हो रहा है। ऐसे एक बार रिफ्रेश में ही करवा लेता हूं। कहां गया? देखो ना क्या प्रॉब्लम है, सब बफरिंग बफरिंग लिख रहा है और लाइव भी नहीं पता चल रही है। नहीं यहां तो कुछ नहीं इसे पता चल रहा है, लेकिन लड़का लोग मैसेज कर रहे हैं, देख लो, चेक करो, तुम मोबाइल चेक करो तो। क्लियर भाई? चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। पक्का ना?
चलिए एकदम एक एक क्वेश्चन को समझते हुए जाएंगे, लाइव से बिल्कुल नहीं भागना है, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे की ओर लगातार बढ़ते रहना है। चलिए अगला कहता है कि धोवन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है। यानी धोवन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही है। आपका धोवन सोडा जो है यानी वॉशिंग सोडा, जिसको आप क्या बोलते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3 बोलते हैं। तो ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, इसी को क्या कहा जाता है, धोवन सोडा कहा जाता है। और इसकी प्रकृति कैसा होता है, तो आपका बेसिक होता है। क्षारीय प्रकृति का मतलब क्या हो गया, बेसिक नेचर का होता है। ये क्या होता है भाई, बेसिक नेचर का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आपका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए हो गया। यानी ये किस प्रकृति का होता है, तो ये बेसिक नेचर का होता है, अर्थात क्षारीय प्रकृति का होता है। क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप किसी धारावाही चालक पे जो बल की दिशा होगा, यदि आप बल की दिशा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको धारा का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में क्या करना होगा, परिवर्तन होगा। हमेशा याद रखिएगा, बल की दिशा परिवर्तन करने के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक करंट अर्थात धारा का दिशा होगा, ये धारा की दिशा क्या करना होगा, धारा की दिशा जो है ये आपको बदलनी होगी। धारा की दिशा जो है वो आपको बदलना पड़ेगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, धारा का परिमाण में परिवर्तन नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता में परिवर्तन नहीं होगा, धारा की दिशा में परिवर्तन होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। तो 2 और 3 नहीं भाई, केवल 3। इसका आंसर क्या होगा भाई, केवल 3। क्लियर ना, कोई कंफ्यूजन। यदि आपको धारावाही चालक में लगने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स की दिशा में यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉलो हो रहा है उसकी धाराएं जो है उसकी धारा में परिवर्तन जो है करवाकर संभव है। अगला है कि एक स्वपोषी पारिस्थितिक तंत्र से क्या अभिप्राय है। स्वपोषी का मतलब होता है या अपने अनुरक्षण के लिए विकिरण ऊर्जा पर निर्भर नहीं होता है। देखिए स्वपोषी का मतलब हो गया जो जीव मतलब कार्बनिक द्रव्य या पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है। मतलब कि स्वपोषी का मतलब हो गया जो अपने भोजन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होता है। नहीं, आराम से समझेंगे। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपने भोजन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट यानी स्वयं पर निर्भर, जो अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर होता है, अर्थात जो अपने भोजन के लिए जो है वो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होता है, उसी को क्या कहा जाता है, आपका स्वपोषी कहा जाता है। तो ये सवाल ये कहता था कि स्वपोषी पारिस्थितिक तंत्र से क्या अभिप्राय है। तो अब ये था कि विकिरण ऊर्जा पर निर्भर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जीव जब घटक से जुड़ता या निकलता नहीं है, जीव अस्थायी जैविक घटकों के साथ सुअनुकूलित होता है, कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी आपका आंसर जो है ए नहीं बाबू रे रंजन, इसका आंसर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कोई भी कार्बनिक द्रव्य और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लगभग वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्लियर। चलिए बफरिंग कर रहा है, हेलो। चलिए अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम धात्विक लक्षण दर्शाता है। अब देखिए स्कैंडियम है, सॉरी आर्सेनिक है, स्कैंडियम है, गैलियम है और बेरिलियम है। तो अब कहता है इसमें से कौन है, तो इसमें ज्यादा धात्विक गुण जो शो करता है वो आपका Sc हो जाएगा, यानी स्कैंडियम हो जाएगा। कौन होगा भाई, स्कैंडियम। ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग था तो आंसर स्कैंडियम हो गया। अगला कहता है कि बुझे चूने के विलयन से दीवार की पुताई यानी सफेदी करने से 2-3 दिन के पश्चात, 2-3 दिन के बाद इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों की चमकदार फिनिशिंग प्रदान करता है। तो उसमें जानते हैं किसका निर्माण हो जाता है, उसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। उस पर किसका निर्माण होता है भाई, तो वो जो है उस पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसी वजह से आपकी दीवारें, जैसे जिस दीवार को आप पुतवाते हैं तो जिस दिन आप पुतवाएंगे उस दिन वो शाइनिंग नहीं करता है, उस दिन उतना ज्यादा वो लाइटिंग नहीं करेगा, लेकिन आफ्टर 2 डेज या आफ्टर 3 डेज नहीं, यू फील मतलब दैट इज मतलब ये ब्राइटनेस, मतलब कि वो बहुत ज्यादा चमकीला होगा। यानी आफ्टर 2 and 3 डेज ऐसा आप फील कर पाएंगे। तो वो क्यों ऐसा होता है, नहीं क्योंकि दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि वो क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है,
तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण करने की वजह से ही जो है वो आपको चमकदार जो है यानी उसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत ज्यादा शाइनिंग करती है, चमकदार हो जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा भाई? तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर ना? चलिए, क्या कोई दिक्कत? चलिए, गर्दा पढ़ाते हैं सर। अच्छा, गर्दा पढ़ाते ना, बहुत अच्छी बात है। एकदम एंजॉय करिए, बढ़िया से पढ़िए आप लोग, एकदम अच्छे तरीका से पढ़ते जाइए। एकदम लाइक और कमेंट करने में कोई कोताही नहीं, लाइक और कमेंट करते जाइए, बहुत मजा आएगा। और रेगुलर आप लोग 8 बजे से 9 बजे जो है आप मेरे साथ जरूर जुड़िए। क्लियर ना? चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में 7 सह संयोजक बंधन है? कितना बोला भाई? 7 सह संयोजक बंधन जो है इनमें से किसमें है, इसके बारे में। जैसे इथेन की बात करेंगे तो आपका इसका फॉर्मूला होता है C2H6। मीथेन का क्या होता है? CH4। क्योंकि जब तक इसका आप स्ट्रक्चर फ्रेम नहीं करोगे तब तक नहीं बता पाओगे। ब्यूटेन का होता है C4H10 और प्रोपेन का होता है C3H8। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कार्बन का 2 परमाणु है, दे दिए। अब हाइड्रोजन का क्या है? 6 परमाणु है। क्लियर? तो अब यहां देखेंगे कि कार्बन का 2 परमाणु है और हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? तो हाइड्रोजन का 6 परमाणु है। तो कार्बन का ये 2 परमाणु हो गया, हाइड्रोजन का 6 हो गया। अब यहां पर एकल सह संयोजक बंधन जो है, क्योंकि यहां पर सह संयोजक बंधन है, मतलब कि यहां पर 2 एलिमेंट्स के बीच में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का पार्टनरशिप हुआ है। 2 एलिमेंट्स के बीच क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन किया है। तो 2 एलिमेंट्स के बीच जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो कॉम्बिनेशन जो है साझेदारी का हुआ। किसका हुआ भाई? वो कॉम्बिनेशन जो है वो साझेदारी का हुआ है, पार्टनरशिप का हुआ है और एकल सह संयोजक बनाया है। कैसा बनाया मेरे दोस्त? तो ये जो निर्माण किया है वो एकल सह संयोजक बंधन बनाया है। अब इसमें कहता है कि 7 किसमें है? ये जितने भी एग्जांपल्स थे इसमें कहा कि 7 सह संयोजक बंधन। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्लियर हो गया कि 7 सह संयोजक बंधन जो है, एकल बंधन जो है वो आपको ये इथेन में है। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी आपका CH4 जो है इसमें एकल सह संयोजक बंधन है जिसकी संख्याएं आपका 7 है। नहीं, क्योंकि सह संयोजक बंधन जो मेरे दोस्त ये आपको 3 तरह का होता है। तो जब आपको एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की सांदारी होती है तो उसको कहा जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब 2 जोड़े का होगा तो डबल कोवलेंट बॉन्ड। जब 3 जोड़े का होगा तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे मान लिया जाए अभी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कॉम्बिनेशन होगा तो यहां क्या होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का होगा, H2 बना देगा। यदि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच होगा तो यहां पर आपको डबल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। यदि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच होगा तो यहां पर आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर? N2 का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से यहां पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गया, यहां पर डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया और यहां पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। तो अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कोवलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर क्या दोगे? कोवलेंट बॉन्ड 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जब एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का होगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जब 2 पेयर का होगा तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, जब 3 पेयर का होगा तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर बाबू? कंफ्यूजन क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां पर आपका हो गया, इसमें 7 था। यदि CH4 की बात करेंगे तो इसमें 4 ही होगा। ये सब में स्ट्रक्चर बनाकर आप जिस हिसाब से यहां पर मैंने काउंट करके आपको समझाया बताया, तो इस तरीके से आप बनाकर इसके बारे में बता सकते हैं कितना कोवलेंट बॉन्ड होगा, यानी कितना सहसंयोजक बंधन बनेगा। उम्मीद करते हैं ये पूरी कॉन्सेप्ट जो है वो 100% आपके दिमाग में गया होगा। तो आप लोग इसको लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त भी इस चीज को समझ सके, जान सके और वो भी रिजल्ट पा सके। क्लियर भाई? अगला कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक जो है उस पर लगने वाला चुंबकीय बल के बारे में बोला कि लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा। तो धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समानांतर होगी, बिल्कुल नहीं होगा।
वो क्या होगा कि धारा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे पर वो लंबवत होगा। तो आपका क्वेश्चंस के हिसाब से पहला तो गलत हो गया। दूसरा कहता धारा और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका डायरेक्शन लंबवत होगा, बिल्कुल सही है, यानी वो एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो आपका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा अर्थात लंबवत होगा। क्लियर ना। अगला कहता है कि पुष्पीय पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कहता है कि पौधे से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम में उगाए गए उत्तकों से प्रजनन हो सकता है, यह कभी संभव है क्या, नहीं संभव है, पहला गलत हो गया। बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है, यह बिल्कुल सही है, एकदम हम लोग बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करवाते हैं। प्रजनन बीज के माध्यम से होता है, बीजाणुओं के माध्यम से होता है, तनों के टुकड़ों के से प्रजनन हो सकता नहीं। कहता है कि पुष्पीय पादपों के प्रजनन के संबंध में कथन असत्य है। तो पौधे से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम से उगाए गए उत्तकों से प्रजनन हो सकता है। एक मिनट बाबू, नहीं, टिश्यू से प्रजनन हो सकता है। यदि कृत्रिम माध्यम से सेल को कट करके टिश्यू का निर्माण किया गया तो इससे प्रजनन हो सकता है। तो पहला तो हो गया हो सकता है, आपको असत्य खोजना था कि बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है। बीजाणु के माध्यम से नहीं होगा, बीज के माध्यम से होगा, बीज के माध्यम से होगा, लेकिन बीजाणु के माध्यम से नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। प्रजनन बीजों के माध्यम से होता है, ये ठीक है, और तना का टुकड़ा जैसे कि आपका आलू वगैरह है, तो आलू के तना को काट कर लगा देते हैं तो फिर एक नए आलू के प्लांट्स का निर्माण हो जाता है, या गन्ना को काटकर आप लगा देते हैं तो उसका निर्माण हो जाता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो तना के टुकड़े से प्रजनन हो सकता है, ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ पाए थे, यहां पर औसत लिखा हुआ था कि ये खोजना था, इसमें से गलत कौन है। तो देखा जाए आप लोग आंसर ए दिए हैं, ए तो नहीं इसका आंसर होगा बाबू, इसका आंसर बी हो जाएगा। रंजन कौन है भाई, रंजन कुमार बी दिए हैं, सत्यम यादव ए दिए, ए नहीं बाबू, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कहता है कि पादपों में स्तनधारियों की भांति वृकक जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता है। यानी कहता कोई भी प्लांट्स जो है उसमें आपका सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र, जैसे क्या है कि हम लोगों के बॉडी में जो आपका उत्सर्जन तंत्र है, तो उस उत्सर्जन के रूप में क्या है, तो किडनी है जो उत्सर्जन का काम करता है, यानी आपका ये उत्सर्जन तंत्र में आता है। तो कहता है कि आखिर प्लांट्स जो है उस पेड़ पौधों में स्तनधारी के जैसा मतलब ये ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होती है, इसके बारे में पूछा। तो पहला कहता है क्योंकि पादप अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं करता है, ये गलत है। पादप जो है अवशिष्ट पदार्थ को उत्पन्न नहीं करता, ये गलत है, उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर क्या है कि वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन कर लेता है। यानी उत्सर्जन वो करता है, लेकिन किसके माध्यम से करता है, तो अपने कायिक अंग के माध्यम से कर लेता है, इसलिए उसमें अलग से कोई किडनी की व्यवस्थाएं नहीं होती है, उत्सर्जन तंत्र की व्यवस्थाएं नहीं होती है। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी वो उत्सर्जन तो प्लांट्स में होता है, लेकिन वो क्या करता है कि अपने कायिक माध्यम से क्या करता है, वो उत्सर्जन कर लेता है। क्लियर ना। अगला कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर इनमें से कौन सा कंपाउंड बनेगा। बेकिंग सोडा को जब आप गर्म करेंगे तो इससे पता है सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। तो यदि आप NaHCO3 को गर्म करेंगे तो ये निर्माण हो जाएगा Na2CO3 अब प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहां से मुक्त हो जाएगा। तो किसका निर्माण हो गया भाई, तो आपका सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर डी में है, अतः आपका आंसर क्या हो गया भाई, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। कोई दिक्कत, यानी जब सोडियम बेकिंग सोडा का मतलब क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। ये बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, खाने वाला सोडा जो है इसका सूत्र होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, खाने वाला सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खाने वाला सोडा कहा जाता है। और इसका यूज जो है किसमें होता है, बेकरी उद्योग में। इसमें होता है भाई
इसका यूज बेकरी उद्योग में होता है, यानी इससे डबल रोटी बनाया जाता है, पाव रोटी बनाया जाता है, केक बिस्किट्स वगैरह बनाया जाता है। इसलिए इसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं। आप जब इसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, अर्थात ये धोवन सोडा का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो आपका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला कहता है निम्नलिखित में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? यानी अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करने के लिए कौन जिम्मेवार पता है? पित्तरस जिम्मेवार है। और पता है पित्तरस कहां रहता है? तो आपको लीवर के नीचे एक पित्ताशय होता है। आपका लीवर जो होता है, जिसको आप यकृत कहते हैं, यकृत के नीचे क्या होता है? एक पित्ताशय होता है। यकृत के नीचे जो है पित्ताशय होता है और उसी में क्या रहता है? पित्तरस रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी पित्तरस में। और अगला कहता है रुमेन क्या है पता है? ये रुमेन जो है रुमेन क्या है पता है? रुमेन जो आपका है, ये भोजन को संग्रहित करने के लिए जो आमाशय का एक कक्ष होता है उसी को रुमेन कहा जाता है। भोजन का जहां पर कलेक्शन होता है, जिसको आप आमाशय बोलते हैं, अर्थात पेट बोलते हैं, स्टोमैक बोलते हैं। आमाशय को क्या कहा जाता है? स्टोमैक कहा जाता है। तो ये क्या है पता? रुमेन ये आपका स्टोमैक का एक पार्ट्स है, मतलब कि वो स्टोमैक का एक क्या है? कक्ष अर्थात अंग है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इसी तरीके से आप हमारी टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। जितने भी लोग ये क्लास देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप सफल होना चाहते हैं, जीके जीएस को मजबूत करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कम टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जहां मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दूंगा, वन लाइनर्स का इंपॉर्टेंस मटेरियल्स का पीडीएफ दूंगा, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो आप राहुल सवरा जी इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। और कोई क्लासेस स्पेशल आपको करनी हो तो हमारी ऐप है आरएस क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर से आप आरएस क्लासेस को इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारी ऐप आपको मिलेगी, जहां से आपको साइंस की बहुत सारी बैचेस टेस्ट वगैरह उपलब्ध होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।